नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना अली और आज एक बार फिर हम लेके आए हैं अवामी मसाइल आपके सामने। खैबर पख्तूनख्वा से आपको खबरें आ रही होंगी कि रोटी 15 रुपए की हो गई, आटे की कीमत में इजाफा हो गया, बिजली होती नहीं है, गैस आती नहीं है और इसके साथ साथ जो दालें हैं इवन के वो भी आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। अच्छी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठे हुए अवामी नुमाइंदगान ने इन मसलों को, इन मुश्किलात को असम्बली के फ्लोर पर उठाया और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी को रूलिंग देनी पड़ी कि जो ज़िली इंतज़ामिया है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला की, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही और उन्हें कहना पड़ा कि उन्हें ठीक होना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी को जो है वो अपना काम जिम्मेदारी से अदा करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उससे अवाम बदजन हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात थी, लेकिन हमने ये देखा कि उसके बावजूद भी हमें बाज़ारों में जो रेट्स हैं वो कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो आज के इस प्रोग्राम में जहाँ एक तरफ हम खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जाके अवाम से बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इतने अच्छे इक़दाम के बाद क्या कोई फ़र्क आया या नहीं आया, दूसरी तरफ हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी से भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ताकि उनको बता सकें कि सूरत हाल क्या है और साथ ही साथ जो कवानीन खैबर पख्तूनख्वा में बनते बनते रह जाते हैं या उसमें जो रुकावटें हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त वर्सक रोड पर मौजूद हैं और बाबूगढ़े का ये इलाका है। एक तंदूर पर मैं आई हूँ क्योंकि इस वक्त पेशावर में जो सबसे बड़ा मसला है आवाम का वो ये है कि रोटी महंगी हो गई। रोटी कितनी महंगी हो गई है ये हम एक तंदूर वाले से पूछते हैं। नियाज अली, रोटी कितनी की बेच रहे हैं? 15 रुपए। 15 रुपए? तो पहले तो 10 की बिक रही थी, ये क्यों इजाफा क्यों कर दिया? 6000 रुपए बोझे, 5800। अच्छा, 5800 का क्योंकि बोरी हो गई है। कितने किलो की है? 85 किलो की बोरी आटे की, चूंकि 5600 की हो गई है तो इसलिए इन्होंने भी कीमत बढ़ा दी। लेकिन मुश्किल जो है ना, मुश्किल वो आवाम की आपने बढ़ा दी है। उसके बाद 3800 के वो 5800 गिरा। अच्छा, 2000 रुपए सेवा शो। अच्छा, चूंकि ये उर्दू नहीं बोल सकते, ये कह रहे हैं कि आटे की बोरी में चूंकि 2000 रुपए इजाफा हुआ है तो इनका गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए इन्होंने जो है रोटी की कीमत बढ़ा दी। और नतीजा ये निकला कि ये रोटी जो है, कैमरा अगर दिखाए कि ये रोटी आपको 20 रुपए में मिल रही है और छोटी रोटी जो है वो 15 रुपए में मिल रही है। कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि रोटी खरीदने के लिए आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? यूनुस नाम है मेरा। महंगी हुई रोटी? पहले 10 की थी, 15 की है। आपको पता है हुकूमत की तरफ से तो खाली रोटी का मसला नहीं है, हर चीज़ महंगी हो गई है। जो चीज़ मतलब जिसको हाथ लगाए वो महंगी है। पेट्रोल को आप देख लें, सुबह उठते हैं तो एक रेट होता है, रात को देखें तो दूसरा रेट होता है। तेल का ये हाल है। तो ज़िंदगी तो आपको पता है सबकी अजीरन है। कमाते क्या हैं आप? रोटी की बजाय करते क्या हैं आप? मैं लॉक मेकिंग का काम करता हूँ, गाड़ियों का काम करता हूँ। अच्छा, गाड़ियों का काम करते हैं तो डेली वेजेस ही हो गई ना, तो जितना कमा लेते हैं उसमें रोटी पूरी हो जाती है? नहीं, पूरी तो किसी की भी नहीं होती है। कोई भी तबका है ना, किसी का भी पूरा किसी का भी नहीं होता। अच्छा जी। तो आप क्या, आपको जो हुकूमत है वो सुन रही है, देख रही है? अच्छा, देखिए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आपके मसाइल पर बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है। जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं वो इस पर बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इसका एक्शन लेना चाहिए। तो क्या आप उनकी इन बातों से मुतमईन हैं? हुकूमत सुन नहीं रही है, हुकूमत सो रही है। हुकूमत जिस चीज़ का एक्शन लेती है वो दूसरे दिन वो चीज़ महंगी हो जाती है। तेल का एक्शन ले, तेल महंगा। घी का एक्शन ले, वो महंगा। चीनी का एक्शन ले, चीनी महंगी। एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर वो एक्शन लेते हम परेशान हो जाते हैं। क्यों कि वो हम एक्शन वो लेते हैं, वो हम परेशान इसलिए हो जाते हैं, कल को वो चीज़ महंगी हो जाती है। भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, क्या चीज़ ज़्यादा महंगी हुई है पिछले कुछ दिनों में? आटा तो बहुत महंगा हुआ है जी, और भी चीज़ें महंगी हुई हैं तकरीबन। शादीशुदा हो? हाँ जी, शादीशुदा है। तो आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? बस महंगाई जी, मुश्किल है बहुत। महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो गया है जी। हाँ, दुकानों का किराया ज़्यादा है और खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। आपके ख्याल में इस वक्त आम आदमी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? महंगाई। अच्छा,
جی بالکل. तो महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह ये है कि बस फ़िलहाल तो लॉकडाउन चल रहे हैं, तो इसी वजह से अगर महंगाई है तो. बाकी हमारे ऊपर तो कर्ज़ा चला हुआ है पिछले 35 साल से, जो नवाज शरीफ साहब और जो जरदारी साहब की वजह से हम पे कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, तो उसका तो कुछ ना कुछ हम भुगतेंगे ना. तो बस यही हालात चल रहे हैं. आपको लगता है कि पिछली हुकूमतों का ये किया है जो अब हमारे सामने आ रहा है? बिल्कुल यही साहब. भाई साहब, आपका नाम क्या है? इम्तियाज़. इम्तियाज भाई, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? हमारी मुश्किल यही है कि बस बिना मौत के मरे हुए हैं. हमने तो पीटीआई को वोट इसलिए दिया था कि कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन ये तो पहली हुकूमतों से भी ज़्यादा सख्त हो गया है काम. वजह क्या देखते हैं कि वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, असेंबली में भी हम देखते हैं कि वो आवाज़ उठाते हैं कि कंट्रोल करें महंगाई को, तो क्या मसला क्या लगता है? असल में मसला तो सिर्फ इमरान खान अगर अकेली जान पे हो तो वो तो नहीं कर सकता ना. ठीक है, वो बड़ा सही लीडर है हमारा, लेकिन नीचे जो तबका है वो सारा वही नवाज लीग का है, वही पीपल्स पार्टी का तबका है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे. अवामी नुमाइंदों की परफॉर्मेंस से मुतमईन है? नहीं. जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी आपकी क्या होती है? बड़े परेशानी, सोते हुए भी यही परेशानी है कि कहाँ से लाएं, बच्चों को किस तरह पालें. अब जूती कपड़ा लेना तो बहुत मुश्किल हो गया, खाना नहीं पूरा हो रहा जी, तो जूती कपड़ा बच्चों को कहाँ लेके. अब ईद है, ईद पे न बच्चों ने जूतियाँ कपड़े बनाए ना हमने बनाए. जो अभी गुजर गई बड़ी. जी जी. अच्छा, हाँ. आपने कपड़े वपड़े नहीं बना के दिए नहीं बच्चों जी, को? नहीं जी. अच्छा, जी, पहले हर ईद होता था, छोटी ईद पे भी नहीं बने, इस ईद पे भी नहीं बने, बस वही पुराने डाले. कुर्बानी की थी? नहीं जी, गरीब आदमी है, कुर्बानी खाने को नहीं जुड़ रहा, तो कुर्बानी कहाँ से करेंगे जी. आपने इनकी बातें सुनी कि गरीब आदमी का खाने को पूरा नहीं हो रहा, तो बाकी चीज़ें ईद या बकरीद या उस चीज़ को कैसे देखेंगे? तो ये एक छोटी सी तस्वीर थी जो हमने आपको दिखाई. अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर मुश्ताक गनी के पास और उनसे पूछेंगे कि जो बातें वो असेंबली में बैठकर करते हैं उनका अमली तौर पर जो है वो मुजाहरा नज़र नहीं आता, और फिर जो कानून साजी में रुकावटें हैं, जो मसाइल हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. ब्यूरो रिपोर्ट में जैसा कि पहले पोर्शन में हम आपको दिखा रहे थे, हम आवाम के साथ थे मार्केट में, और लोगों ने जो एक सवाल बुनियादी तौर पर पूछा कि ये जो उनके साथ हो रही है, उनके ऊपर गुजर रही है, चाहे वो महंगाई का मसला है, चाहे वो लोड शेडिंग का मसला है, चाहे वो कानून साजी का मसला है, तो इसके जवाबदेह जो हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं जिनको कि उन्होंने वोट दिए और असम्बलियों में भेजा. अब उन सवालों के जवाब लेने के लिए कि ऐवान में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, ज़रूरी था कि जो ऐवान से मुतल्लिका अफराद हैं उनसे बात की जाए. हम इस वक्त मौजूद हैं स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक अहमद गनी साहब के साथ. थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला. सर, सबसे पहले मैं यही बात पूछूंगी कि ये जो पिछले दिनों आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रूलिंग्स दी, ख़ुसूसन हम आटे से और रोटी से ही बात करते हैं. रोटी 15 रुपए की मिल रही है, शोर तो बड़ा उठा ऐवान में. आपने कहा कि डीसीज जो हैं वो काम नहीं करते. आपने इवन के ये भी कहा कि अगर काम नहीं हुआ तो फिर चीफ सेक्रेटरी को तलब करेंगे. उधर से वापडा के लोगों को भी आपने तलब कर लिया, लेकिन बात बनती नज़र नहीं आती. क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. असम्बली पूरे सूबे की एक नुमाइंदा फोरम है, और जितने अवामी नुमाइंदे हैं वो इश्यूज़ को लेके असम्बली ही के फ्लोर के ऊपर आते हैं. ये जो मसनूई महंगाई मैं इसको कहूँगा, चूँकि ये जो आटे का इशू हुआ और रोटी 15 रुपए की, गवर्नमेंट की बिल्कुल वाज़े इंस्ट्रक्शंस हैं. और असम्बली के फ्लोर पे जब ये बात उठी तो मैंने मिनिस्टर फूड से पूछा कि आपने सरकारी रेट क्या मुकर्रर किए हुए हैं, तो उन्होंने ऐवान को बताया कि रोटी 10 रुपए की है, और आटा जो है, जो हमारा लोकल आटा है, कोई तकरीबन 850 रुपये की बोरी है. फिर मैंने सवाल किया कि पंजाब का जो आटा यहाँ पे आता है उसका क्या रेट है, तो उन्होंने फरमाया कि ये हमारे आटे से कोई 35-40 रुपये ज़्यादा उसका रेट है.
तो 900 रुपये तक हो जाएगा अगर ज़्यादा है तो। लेकिन जो अपोजिशन ने बात की और हुकूमती अरकान ने भी कि अमलन ऐसा नहीं हो रहा, हुकूमती अहकामात के ऊपर अमल नहीं हो रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती अहकामात के ऊपर अमल किसने करवाना है। उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिशनरी मौजूद है, कमिश्नर बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स बैठे हुए हैं। तो मैंने तो फिर उन्हीं से कहना था, और इस पे वज़ीर आला के भी वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि जो भी मसनूई महंगाई है उसका ख़ात्मा किया जाए। सब्ज़ी मंडियों में, फ्रूट मंडियों में, हर जगह पे लोग अपनी मर्ज़ी के नर्ख कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने कोई और नर्ख दिए होते हैं। तो मैंने जो इस बात पे मेरे ख़िलाफ़ भी बड़ी बातें हुई ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ कि ये डिप्टी कमिश्नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर ज़िले के अंदर कि वो जाएँ मार्केट्स के विज़िट करें, अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भेजें, और यही उनको वज़ीर आला की भी हिदायत हैं कि भाई, और उन्होंने इनके साथ वज़ीर आला ने मीटिंग्स भी की हैं कि ये आप जाएं मंडियों में रेट चेक करें, हमारी ज़िम्मेदारी है। देखिए, मेरा बुनियादी ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, बेशक मैं स्पीकर हूँ, लेकिन मैं अगर कोई चीज़ देखूँगा कि मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ जा रही है सूबे के अंदर, अवाम पार्टी को बुरा भला कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को के ऊपर अगर कोई बात आ रही है सूबे के अंदर, तो बहैसियत स्पीकर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, वज़ीर आला का अपने तौर पे फ़र्ज़ बनता है कि हम मिलजुल कर इस काम को करें और महंगाई को कंट्रोल करें। मैंने तमाम MPs को ये दरख्वास्त की है कल कि आप अपने अपने हलकों में टेस्ट परचेज़ करें, जो गवर्नमेंट के नर्ख हैं, सब्ज़ी के हैं या करियाना के हैं या और किसी चीज़ के हैं, वो आप चेक करें। अगर उस नर्ख से ज़्यादा कोई वसूल कर रहा है तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये इंस्ट्रक्शन दी थी, हिदायत, कि आप उनको कह दें कि उन दुकानों को सील करें, खा वो तनूर है, खा वो करियाने की दुकान है, खा वो गोश्त की दुकान है या फल की है, जिसकी भी मर्जी है। रेट हुकूमत डेली सुबह मार्केट्स में मुकर्रर करती है, ये रोज़ की बुनियाद पे होता है। ठीक है, अब दिन को उसी के ऊपर चलना चाहिए, और अगर DC नहीं उस पर काबू पाएगा कोई भी किसी ज़िले का, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि उस DC को अपनी सीट पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर आपने कहा कि कुछ लोग आपसे खफा भी हो गए। मुझे याद है कि जब परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला बने थे, आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और जाहिर है इंसाफ का जब नाम आता है तो लोग इंसाफ की तवक्को भी करते हैं। मुझे याद है कि परवेज़ खटक साहब जब ईवन के नामजद हुए थे और मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो सारे मामले की जो असल में रुकावट होती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है। अब आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बीच में रोड़े अटकाती है या जो भी है। तहरीक इंसाफ 7-7.5 सालों में भी ब्यूरोक्रेसी को नुकेल नहीं डाल सकी, इसकी क्या वजह है? वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब से, और हमने बात की कुछ प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और जो सारा कुछ इस वक्त मार्केट में और लोगों के जो ग्रीवियंसेस हैं वो इनके सामने रखे कि ऐवान में बैठने वाले क्या कर रहे हैं इन लोगों की इन मुश्किलात से निमटने के लिए या छुटकारा पाने के लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, चूँकि हम ऐवान की बात कर रहे हैं तो जाहिर है जो इनका बुनियादी काम है वो है कानून साजी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये जो पिछले 7 साल की अगर कारकर्दगी देखें तहरीक इंसाफ की, तो कवानीन तो बहुत ज़बरदस्त बने और बहुत सारे भी बने, लेकिन बहुत सारे कवानीन हैं जिन पर काफ़ी उनमें रुकावटें भी हैं, सेलेक्ट कमेटी को भेज दिए जाते हैं। ऐवान में अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी होती है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो कमेटियों के पास या रह जाती हैं, प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आता। स्पीकर साहब, अगर मैं 12 जुलाई के एक केस को ही ले लूँ, नायला का जो केस है, हमारे यहाँ चाइल्ड अब्यूज़ आप देख रहे हैं, या घरेलू तशद्दुद का जो मामला है या कम उम्री की शादी का मामला है, वो बहुत जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। नायला की डेथ हो जाती है, 12 साल की बच्ची 13 साल के बच्चे के साथ शादी, अभी तक
पोस्ट मार्टम रिपोर्ट नहीं आई। जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस मसले को उठाया गया, आपने 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी। सर बहुत देर हो गई है। देखिए, इस केस में जो मैंने रिपोर्ट मांगी थी पुलिस से वो तो उसी टाइम के अंदर हमें मिल गई थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक KMU खैबर मेडिकल टीचिंग जो हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी या ये अभी तक क्यों नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे सकी। आई विल इंक्वायर इट। और यही चीज़ें हैं ना जिनका मैं रोना रोता हूँ कि हमारे महकमे जो हैं इतने इनके ऊपर हम पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हैं और फिर कोई ना कोई बीच में ऐसी चीज़ किसी जगह पे आ जाती है जो हमारे लिए बदनामी का बायस बनती है। तो बाहर कैफ वो बच्ची जो है उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसको आइंदा ओनरशिप दूंगा इस केस को इंशाल्लाह, और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है इसके उनके ख़िलाफ़। और ये जो रिपोर्ट है इंशाल्लाह मैं आज ही बात करता हूँ कि रिपोर्ट में क्या क्या रुकावट क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट या उसकी एज की आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट भेजने में, तो मैं ये इनसे जवाब तलब करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, इसी से जुड़ा हुआ है मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, जिसमें कि कुछ जाहिर है तरमीम करनी है, बहुत पुराना 1929 का शायद चल रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है। देखें, मेरा एक सादा सा सवाल है, आप कानून साज असम्बली में बैठे हैं, उसके कस्टोडियन हैं, आपको लोगों ने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है कि आप कवानीन बनाएं, आप उठा के उसे कभी सिलेक्ट कमेटियों में भेज देते हैं, कभी वो इस्लामाबाद वो बिल चला जाता है और चीज़ें जो हैं वो डिले होती जा रही हैं। अभी भी उसके ऊपर एक नई बहस शुरू हो गई है। तो ये मसाइल इसी तरह अगर डिले होंगे तो फिर काम कैसे होगा सर, लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? आपने असम्बली में देखा होगा कई दफ़ा अपोजिशन तो ये कहती है कि हर बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, और अगर हम हर बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना शुरू कर दें तो फिर कोई बिल पास ही शायद ना हो। लेकिन बाज़ बिल इस नोयत के होते हैं कि जिन्हें भेजना मजबूरी होती है, जैसे आपने ये चाइल्ड मैरिज वाली बात की। अब इसमें एज का तयन कैसे करना है, इसमें लोग इस्लामी मिसालें कोई दे देते हैं, कोई किस तरीके ले जाते हैं। घरेलू तशद्दुद का भी है उसमें। हमने बाज़ का हमें चीज़ें भेजनी पड़ती हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल को कि भाई वो हमें उस पर एडवाइस करें। तो ये चीज़ें मजबूरी होती हैं लेजिस्लेशन के लिए, ताकि जिस चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी आ जाए उसमें डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, और डिस्कशन डिटेल फिर कमेटी में ही हो सकती है, हाउस में तो एक हद तक ही हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये सोशल वेलफेयर के पास जो हमारा बिल है घरेलू तशद्दुद चाइल्ड अब्यूज़ वाला, ये इंशाल्लाह अभी कैबिनेट में जाने वाला है इसी वीक, तो उधर से आएगा। लेकिन वज़ीर कानून ने ऑन द फ्लोर कहा था कि ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, इसको उस वक्त, मतलब मैं अगर 2 हफ्ते पहले की बात करूं तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो काबीना की मीटिंग हो रही है उसमें इसको मंजूर करवा लिया जाएगा, लेकिन वो तो एजेंडे पे भी नहीं था। और ना ही कहीं मेरे ख्याल में एजेंडे पे आ जाएगा। एजेंडे में भी इतने लंबे एजेंडा होता है इनके पास, लेकिन कसर कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हाँ सही कहती हैं। अब बच्चों का हर रोज़ कत्ल हो रहा है, बच्चों का हर रोज़ अब्यूज़ हो रहा है, ये हम एज में क्यों फंस के रह गए हैं? देखिए, इसके ऊपर मैंने सख्ती से नोटिस लिया था चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर, और आपको याद होगा कि इसी असम्बली में पहली दफ़ा स्पीकर ने खड़े होके पूरे ऐवान को खड़ा करके एक नफ़रत का इज़हार किया था उन लोगों के साथ जो इस तरह के जराइम के अंदर मुलव्वस होते हैं। और फिर हमने कमेटी बनाई और फिर हमने 1 महीना उसके अंदर दिन रात अपोजिशन गवर्नमेंट सब ने काम किया, और हमने बड़ी ज़बरदस्त उसके अंदर लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं, और चीज़ें हैं, अवेयरनेस कैंपेन की चीज़ें हैं, बाकी हैं, मस्जिद मकतब को यूज़ करना है। तो ये अभी कोविड की वजह से भी बहुत सी चीज़ें डिले हुई कि असम्बली मीट ही नहीं कर पाई, और अब फिर बजट आ गया। अब बजट के बाद ये जो दिन हमने इजाफी लिए हैं
تو اس میں کئی چیزیں ہم سامنے لا لیکن رہے سر ہیں. میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، جو میرا تجربہ ہے، میں نے جن 3 چیزوں کا نام لیا ہے، چاہے وہ گھریلو تشدد ہے، چاہے وہ میرج ایکٹ ہے، چاہے وہ کم عمری کی شادی کا انفیکٹ مسئلہ ہے، یا پھر گھریلو تشدد کا مسئلہ ہے، اور یہ 3 چیزیں جو ہیں نا یہ اٹکی ہوئی ہیں. آپ نے جن مناظر کا ذکر کیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے نفرت کا اظہار کیا، آپ کو پتہ ہے یہ مناظر، یہ جو فوٹیج جب لوگ ٹی ویوں پر دیکھتے ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ دیکھیں قانون سازی ہو رہی ہے، قانون بنانے والے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن قانون بنتے نہیں ہیں. اب یہ ان 3 چیزوں کی مثال لے لیں کہ گھریلو تشدد کی اگر میں بات کروں تو 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی چند دنوں میں یہ مسئلے سارے حل ہوں گے. جتنے بھی یہ قوانین ہمارے پینڈنگ ہیں، سلیکٹ کمیٹیز کے پاس ہیں یا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے اس کے پاس ہیں، یہ سارے انشاءاللہ، اور ان سب کے پیچھے میں خود لگا ہوا ہوں پرسنلی. اور یہ اس کے اوپر تو 12 تاریخ کو پھر میٹنگ ہے، یہ جو چائلڈ گھریلو تشدد والا جو ہے اس کے اوپر، یہ سوشل ویلفیئر کے پاس ہے. ایک میٹنگ وہ کوئی 1 مہینہ پہلے کر چکے ہیں اور ایک اب 12 تاریخ کو. گھریلو تشدد کا بل تو سلیکٹ کمیٹی کے پاس ہے. نہیں، میں وہ چائلڈ ابیوز کی بات کر رہا تھا، وہ آ رہا ہے. اور سلیکٹ کمیٹی بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی بیٹ کرے گی انہی دنوں کے اندر اس میں، اور باقی یہ جلدی ہو جائیں گے. یہ ویسے آپ ذاتی طور پر کیا عام سمجھتے ان ہیں؟ چیزوں میں خود بڑی دلچسپی لے رہے سر ہیں. ویسے آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، میں نے تو پہلے کہا کہ جتنی ریکارڈ قانون سازی ہوئی ہے اور جتنی اچھی قانون سازی ہوئی ہے، لیکن پریکٹیکلی نہیں نا. سر آپ کیا ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ چیزیں بھیجنی چاہیے؟ آپ تو خود قانون ساز اسمبلی ہے، آپ کیوں اس طرح؟ بعض اوقات اسمبلی کے اندر کچھ ممبران ایسی بات کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اسلام سے منافی لیجسلیشن ہے، اسلام میں یہ چیز اس طرح نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہے. اب وہ قانون آپ اگر زبردستی پاس کر لیں تو وہ ایک کنٹروورشل لا بن جاتا ہے، یا وہ بیڈ لیجسلیشن کے بہت ضمن میں آ جائے گا. بیڈ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن بہت جہاں ساری پہ کنٹروورشل اصل میں لیجسلیشن ہوئی ہے، جہاں پہ اسلام کا ایک عنصر آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کو ہمیں یا سلیکٹ میں دیکھنا پڑتا ہے، سلیکٹ کمیٹی میں، یا زیادہ گمبھیر ایشو ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل. وہ بنا ہی اسی لیے ہے ادارہ کہ وہ لیجسلیشن کے لیے یا کوئی بھی ایشو ہے اس کو اسلام کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں رہنمائی کر سکے. سر تو یہی تو وہ مسئلہ ہے نا. ہم جب آفتر ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ ٹول دے دیں گے کہ بچیوں کی شادی ہو رہی ہے، عورتوں کا قتل ہو رہا ہے، اور 10 سال تک ہم یہ نہیں قانون ساز اسمبلی طے کر پاتی کہ بس یہ آپ بنا لیں. دیکھیں آپ ویسے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں. میں نے سوشل ویلفیئر اور انفیکٹ چائلڈ کمیشن سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بہتر کیا یہ نہیں ہو کہ ہم یہ جو 18 سال یعنی کہ آئی ڈی کارڈ کو ہم نتھی کر لیں شادی کے ساتھ. آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، آپ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، بس کر لیں. اسمبلی میں 2 رائے تھی جی، ایک یہی رائے تھی شناختی کارڈ، اور دوسری رائے یہ تھی کہ اسلام میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، 15 سال اور 16 سال اور نیچے والی ایج کے اوپر بھی. تو اب یہاں سے مسئلہ بگڑ گیا اور بڑے ہاٹ ٹاکس ہوئے فرام بوتھ دا سائڈ. جی، تو پھر اس میں ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا ایک ریپروڈکشن کا تھا وہ چائلڈ، تو اس کے اوپر حالانکہ وہ ہیلتھ سوشل اس کا تھا، پاپولیشن ویلفیئر کا، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. ان میں یہ تھا کہ بچوں کو کالج کی اور ہائر ایجوکیشن اس میں ہائر سیکنڈری کے لیول پہ کسی حد تک کچھ نالج دیا جائے آبادی کے کنٹرول کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے. تو اپوزیشن کی طرف سے سخت ری ایکشن آیا اس کے اوپر. لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا یہ این جی اوز کا بل ہے. سر آپ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں تحریک انصاف میں بھی جو ان چیزوں کو ہمیں واضح طور پر کہتے ہیں کہ نہیں ہے. کیا یہ صرف اپوزیشن کا معاملہ ہے، اور کیا اوورآل اپوزیشن کا معاملہ ہے، یا کچھ مخصوص کچھ لوگوں کا ہے، ساروں کا نہیں ہے، کچھ لوگوں کا ہے. اور ہمارے اپنے جو ممبرز ہیں اگر ان کی ریزرویشن ہو تو وہ بھی فلور پہ بات کرنی چاہیے کہ بھئی یہ تو لیجسلیشن ہے، اس میں تو ہر ممبر کا برابر حق ہے، بولیں اس کے اوپر، امینڈمنٹ لائیں. یہ نہیں ہے کہ ٹریری بینچز کے لوگ ہیں تو ان کے بولنے کے اوپر
किसी ने पाबंदी लगाई हुई है, वो कॉल अटेंशन भी लाएं, वो प्रिविलेज भी लाएं, वो और क्वेश्चन भी लाने चाहिए उनको, सारी चीज़ें लाएं। दे आर द मेंबर ऑफ असेंबली और अपने इलाके के लिए उनको लानी चाहिए। सिर्फ अपोजिशन का ये काम नहीं है, सबका काम है। लेकिन ये मैं आपको और आपकी majority है, ये सर। कवानीन जो हैं हाँ। इंशाल्लाह जल्द पास होते सर वैसे आपको अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है, असम्बली में आपकी मेजॉरिटी है, जैसे चुपके से 2-3 कवानीन शोर शराबे में आप लोगों ने पास करवा लिए, तो ये भी वैसे हो तो सकता है। देखिए हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन कानून की अपनी अपनी अहमियत इम्पोर्टेंस होती है। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि एक कानून जो कि जिसको इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाए कि ये इसमें अन इस्लामिक चीज़ें हैं, तो उसको फिर आप इस तरह से बलडोज करके पास ना कर सकते हैं और ना करना चाहिए। कि वो कानून पास हो गया तो फिर उसके ऊपर अंगुश्तमाई होगी, तो फिर एहतियात के तौर पे हम उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजते हैं या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसी एहतियात में तकरीबन 1 दिहाई गुजर गई। अच्छा, अब प्रोग्राम का वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म है, आखिरी एक सवाल, स्टैंडिंग कमेटियों की बात करें, PAC की बात करें, मामला बहुत तबालत इख्तियार करते जा रहे हैं, कब तक हम देख पाएंगे ये मामला हल हो जाएगा? अपोजिशन बड़ा शोर शराबा करती है। PAC पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस है, स्पीकर उसको हेड करता है। हमने पिछले जून तक की जो रिपोर्ट शाया की है, कोई 4.5 अरब रुपए की हमने रिकवरी डाली है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर। ठीक है, और 1 साल हम अपनी गवर्नमेंट का लेते हैं, 1 साल पिछली गवर्नमेंट का लेते हैं, इस तरीके से हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है उसके अंदर। इस साल में इतना काम उसने नहीं कर सकी ड्यू टू कोविड वगैरह, और अब इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएगी। अभी तो डिज़ाल्व है वो सारी कमेटीज। हाँ। इस तो पे दोबारा अभी हमने काम शुरू कर दिया, हमने कमेटीज बना दी। पहले ये स्पीकर को इख्तियार दे देते थे, अब भी स्पीकर के पास इख्तियार है कि आप बनाएं। तो मैंने कहा कि मैं नहीं बनाता, आप खुद बनाएं। सो अपोजिशन की कमेटी बनी ये हुई है। अपोजिशन के एतराज़ पर आपने खफा होकर तो नहीं कहा? नहीं, अच्छा। ये इसलिए कि देखिए मैंने हाउस रन करना होता जी है, हाँ। मुझे सब मेंबरान को साथ लेके चलना होता है। ठीक। मैं 95 मेंबर तो सरकार के हैं, जी। मैं हर एक को किधर चेयरमैन बना सकता हूँ कमेटियों का, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। सही। मैंने उन्हीं के हवाले कर दिया, उनके मिनिस्टर्स की टीम बन गई। अकबर अयूब साहब थे उसमें, लॉ मिनिस्टर थे, एक और थे, और इस तरफ अपोजिशन की पार्लिमानी लीडरों की टीम बन गई। ये कमेटी हम जब इख्तलाफात थे उस वक्त हमने बनाई थी, जी। और मैंने फिर इन्हीं को ये टास्क दे दिया। मैंने कहा कि आप इकट्ठे बैठें और ये कमेटियां बना के मुझे दस्तखत के लिए भेज दें, ठीक। मैं अनाउंस कर दूंगी। वो बन चुकी हैं अल्लाह के फजल से, और मुझे उम्मीद है कि कल मैं इस पर दस्तखत कर दूंगा। अच्छा, कल इस पे दस्तखत हो। हमारा प्रोग्राम जब ऑन एयर जाएगा तो मेरे उस ख्याल वक्त में ये बनी हुई हो होगी। चुका होगा। हो चुका होगा, ठीक है। शायद किसी 1-2 कमेटियों की मीटिंग भी हो चुकी हो। अच्छा, और आखिर में अपोजिशन के साथ मामला ठीक ठाक हो गए हैं? पहले बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, खफगियाँ बहुत ज़्यादा थी, एतराज़ात बहुत ज़्यादा थे। देखिए अपोजिशन असम्बली का हुस्न होती है, बाज़ का कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी तौर पे भी, गैर ज़रूरी तो नहीं कहना चाहिए, वो फिर खफा हो जाएंगे, उनकी अपनी पार्टीज़ की तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई आपने आज ये करना है। बट ओवरऑल मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो असम्बली के बिज़नेस में अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारी इन मीटिंग्स के बाद तो बहुत ही अच्छा माहौल बन गया हमारी असम्बली का। मैं ख़ुद माहौल को ठीक करने के लिए मैं दुरानी साहब के घर पे चला गया था कि इस माहौल को हम ठीक करें, ताकि शोर शराबा तो वो करते रहे थे और हुकूमत अपना काम कर रही थी असम्बली के अंदर, लेकिन वो मुझे मुनासिब नहीं लगता था। अच्छा। तो फिर हमने उनको कूल डाउन किया, फिर वो मेरे घर पे भी आए, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी उनकी हमने मीटिंग करवाई, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हमारा माहौल बहुत अच्छा जा रहा है। आपने दुरानी साहब की बात की तो मुझे एक बात याद आई कि डिप्टी अपोजिशन लीडर की जो एक बहस चली थी, ये क्या है? ऐसा थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिएगा, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये किसी असम्बली में ये ओहदा नहीं है, ना नेशनल में। लेकिन शौकत यूसुफज़ई ने हमें इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये मुमकिन है और हम कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट करती है अपनी तरफ से कोई कानून लाती है तो ले आए, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि गवर्नमेंट लाएगी, और मैं असम्बली की तरफ से ऐसा कोई इकदाम नहीं करूँगा जिससे एक गलत इम्प्रेशन जाए या एक ऐसी
नई ट्रेडिशन बन जाए कि जो आइंदा के लिए मुश्किलात का बायस बने। अच्छा, आपको लगता है ऐसा कोई मुमकिनात में नहीं है? मैं इसे मुमकिन नहीं समझता। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने बड़ा वक्त निकाला और बड़े तहम्मुल से हमारे सवालात सुने और जवाब दिए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले आपने लोगों की भी बातें सुनी। ब्यूरो रिपोर्ट में हमने आज कोशिश की कि जो अवाम सवाल उठाते हैं, ऐवान में बैठे हुए लोग उसको कैसे देखते हैं और फिर उन सवालों के जवाब देने के लिए, उनकी मुश्किलों को हल करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए कितने शिद्दत के साथ वो कोशिश कर रहे होते हैं, ये सारी बातें स्पीकर साहब ने आपको बताई। और उन्होंने बताया कि वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जैसे कि बड़ी वो कहें कि ठोस उनका लहजा है और उनकी बात है कि इनको जो है वो काम करना होगा, सबको काम करना होगा, अवामी नुमाइंदे हों या ब्यूरोक्रेसी हो, क्योंकि इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करना है। यही तहरीक इंसाफ के आने का मकसद भी था और अब उन्हें इन हर हाल में इस मकसद को पूरा करना होगा। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।